स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का जो आपका एमआईएल सब्जेक्ट होता है हिंदी ए, उसके यूनिट फर्स्ट में से जो ग आपका टॉपिक है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, उसका पार्ट सेकंड आज हम करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसीवेब सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और बात करें अगर सिलेबस की, तो हमने आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास कर लिया है। हिंदी भाषा का परिचय एवं विकास भी हमने कर लिया है। और जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा से अभिप्राय है किसी राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जो पूरे देश में बोली जाती हो। और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, ठीक है। जैसे इंग्लैंड है, उसकी अपनी इंग्लिश है, ठीक है। ऐसे ही जर्मनी है, उसकी अपनी जर्मन है। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जो एक राष्ट्र होता है उसकी अपनी एक भाषा होती है। और भाषा जो होती है किसी भी राष्ट्र की एकता, किसी देश की एकता, अखंडता और प्रगति, विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। बिना भाषा के कोई देश विकास अपना नहीं कर सकता। कोई भी राष्ट्र बिना एक भाषा के सशक्त नहीं हो सकता और उन्नति अपनी नहीं कर सकता। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसलिए राष्ट्रभाषा उसे ही बनाया जाता है जो संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक रूप से फैली हुई हो। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रभाषा हम उसे ही बना सकते हैं जो पूरे देश में फैली हो, पूरे देश में उसे लोग जानते हो, समझते हो और बोलते हो, जो समूचे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में कारगर सिद्ध हो सके। यानी कि सभी देश के लोग आपस में संपर्क भी करते हो, उस भाषा के साथ बातचीत करते हो उसी भाषा में, उसी को हम राष्ट्रभाषा मान सकते हैं। और हिंदी का प्रयोग संपूर्ण भारतवर्ष में होता है, ठीक है। पूरे भारत देश में हिंदी का प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। ये चीज कान खोल के आप सब सुन लेना कि हिंदी को कभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है हमारे संविधान में। क्योंकि भारत जो है वो सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से विविधताओं का देश है। हमारे देश में सिर्फ एक हिंदी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। इस राष्ट्र में किसी एक भाषा का बहुमत से सर्वमान्य होना निश्चित नहीं है। हमारा देश ही इतने बड़ा, मतलब इतनी ज्यादा विविधता वाला देश है कि हम किसी एक भाषा को यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। तो इसका क्या उपाय हुआ है, तो देखो भारतीय संविधान में देश के चुनिंदा भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कुछ भाषाओं को सेलेक्ट किया गया और उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। और शुरू में इनकी संख्या 16 थी, पहले 16 भाषाएं थी, फिर ये 22 भाषाएं हो गई हैं। और राष्ट्रभाषा जो होती है वो संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। यानी कि ये मतलब एकता, और ये भावनात्मक एकता, सांस्कृतिक एकता, इसके लिए राष्ट्रभाषा का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये एक प्रमुख साधन भी होता है इस चीज का। राष्ट्रभाषा एवं हिंदी, अब इसमें क्या है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये बोलने वालों की सर्वाधिक, इसकी मतलब संख्या ज्यादा है हिंदी बोलने वालों की। और यह बोलने, लिखने, पढ़ने में आसान भाषा है, सरल है थोड़ी सी हिंदी जो है। और हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसका अर्थ होता है कि हिंदी का या हिंदी से संबंधित, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। और आगे देखते हैं इसमें। दिनांक 14 सितंबर 1949, तारीख देख लेना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और 14 सितंबर से आपने एक दिन भी सुना होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी उद्देश्य से वो मनाया जाता है। और वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में यहाँ पे क्या हुआ था कि सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि मेरा यह मत है कि हिंदी जो है वो हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा। और राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है। हम किसी और देश की भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है। अगर हिंदी की बात करें तो अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते तो हमें उससे ज्यादा खुशी होती, बजाय कि इंग्लिश को राष्ट्रभाषा बनाने की। इसका स्वरूप लचीला होता है, ठीक है। काफी आसानी से जनता इसे समझ सकती है और इसमें जनता अपने आप को ढाल भी सकती है। राष्ट्रभाषा हम उसी को कह सकते हैं। और इसमें क्या है,
राजभाषा। अब अगला टॉपिक है हमारा राजभाषा के रूप में हिंदी। राष्ट्रभाषा आपको मैंने बता दिया है कि भारत विविधता वाला देश है, अलग अलग भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। तो राजभाषा जो है वो भाषा होती है जिसे राज्य या सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग करने के लिए स्वीकार करे। यानी कि जो राज्य की कामकाज की भाषा होती है वो हम कह सकते हैं राजभाषा। यह किसी राज्य में एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। कोई राज्य जो है वो दो दो भाषाओं को राजभाषा भी बना सकता है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाएं राजभाषाएं कहलाती हैं। तो मैंने आपको बता दिया राष्ट्रभाषा का कोई सीन नहीं है। और जो 22 भाषाएं हैं भारतीय जो संविधान में जो डाली गई हैं उन वो राजभाषाएं ही हैं। और राजभाषा क्या होती है? जिससे किसी राज्य का कामकाज होता हो, सरकारी कामकाज। ये भाषाएं विभिन्न कामों के लिए उपयोग की जाती हैं। और कोई भाषा राजा की आज्ञा से राजभाषा बनती है। राज सत्ता राज कामकाज के लिए जिस भाषा का निर्देश करती है उसे राजभाषा कहा जाता है। यानी कि जो सरकारी कामकाज है, राज्य का जो कामकाज है, वो जिस भाषा में होता है वो भाषा राजभाषा कहलाती है। कुछ लोग राजभाषा के अर्थ में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि अशुद्ध है, यानी कि गलत है। राजभाषा राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज बिल्कुल गलत है। और भारत के स्वतंत्र होने से पहले हिंदी राष्ट्रभाषा तो थी, लेकिन राजभाषा वह नहीं थी, ठीक है। और भारतीय संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा को भारत की राजभाषा के पद पर भी आसीन कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है नहीं माना गया और हिंदी जो है एक राजभाषा बन के रह गई। उससे पहले अंग्रेजी राजभाषा थी भारत की, ठीक है। यद्यपि वह राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी ना है, ठीक है। अंग्रेजी को कभी भी हम अपनी राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, ना वो कभी बनी। अंग्रेजी से पहले फारसी भी राजभाषा रह चुकी है, ठीक है। राजकाज की भाषा फारसी थी और वैसे ही वह भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। तो राजभाषा ही बनती आई है हमारे देश में। और मतलब जो राजकाज का जितना भी काम होता है वो सब जिस भाषा में होता था उसी को हम राजभाषा कहते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति मिली हुई है। यानी कि वो जो 22 भाषाएं हैं राजभाषाएं, उनमें एक हिंदी भी है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हिंदी का विकास किया जाना है। राजभाषा हिंदी वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज को चलाने के लिए किया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, राजभाषा वही भाषा होती है जो कि सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। और हिंदी को राजभाषा के रूप में इसलिए मान्यता प्रदान की गई क्योंकि यह देश के बड़े भूभाग में बोली जाती है तथा समझी जाती है, इसलिए राजकाज का काम इसमें किया जा सकता है। देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हिंदी भाषा ने अपने विशिष्ट योगदान दिया है। यानी कि आजादी के टाइम पे हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसी समय यह बात तय हो चुकी थी कि यदि देश को एक सूत्र में पिरोए रखना है तो हिंदी को महत्व भी दिया जाए। इसका कारण यही भी है कि देश में लगभग 6 से 700 वर्षों से भी अधिक समय से हिंदी का प्रयोग देश के अनेक राज्यों में थोड़ा बहुत होता रहा है। तो हिंदी अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। और संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया। मैंने आपको ये तारीख अभी पहले भी बताई थी। और भारतीय संविधान के 2, 6, 17वें भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, नियम लिखे हुए हैं। और संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा और भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य के विधानसभाओं की भाषा से संबंधित नियम है, निर्देश हैं। और 17वें भाग में राजभाषा से संबंधित निर्देश या नियम आपको देखने को मिलेंगे। और प्रथम अध्याय में संघ की राजभाषा संबंधी अनुच्छेद जो है वो 343, 344 है। और दूसरे अध्याय के अनुच्छेद 345, 346 तथा 347 में राजभाषा के रूप में प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग संबंधी निर्देश हैं। और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में तीसरे अध्याय के अनुच्छेद 348, 349 में नियम और कानून और निर्देश बताए गए हैं। चौथे अध्याय में अनुच्छेद 350, 351 में हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हिंदी भाषा का विकास करना है। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो वो है संपर्क भाषा। यानी कि संपर्क भाषा वो भाषा होती है जिसके माध्यम से उस भूभाग के विशेष के लोग अपने आपस में बातचीत करते हैं। यानी कि दिल्ली की बात करें तो यहाँ की संपर्क भाषा हिंदी आसानी से हो सकती है क्योंकि हिंदी में लोग आपस में बातचीत करते हैं और समझ सकते हैं,
ठीक है, यूपी की भाषा हो सकती है हिंदी संपर्क भाषा के रूप में। और एक दूसरे के विचारों को लोग जिस भाषा में समझ सकें, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, अपनी बातें रख सकें, तो वही भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। और हिंदी भारत में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि हिंदी के माध्यम से संपूर्ण भारत के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे की बात हम समझ सकते हैं हिंदी भाषा अगर कोई बोलता है तो। और इसमें क्या है, देश के प्रत्येक हिस्से में हिंदी समझी और बोली जाती है, ठीक है, हमारे पूरे देश में। और संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी भाषा को ही ज्यादातर हम मतलब यूज करते हैं और हम बोल भी सकते हैं संपर्क के लिए। आजकल संचार माध्यमों के द्वारा विशेषकर रेडियो और दूरदर्शन हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने में विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। आपको रेडियो वगैरह पे भी हिंदी में बहुत सारे समाचार सुनने को मिल जाएंगे, दूरदर्शन पे आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ हिंदी से संबंधित। और हिंदी भारत में सबसे बड़े भूभाग में, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में, और सर्वाधिक लोगों द्वारा यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। इसलिए इसे संविधान के अनुसार राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, मैंने आपको बता दिया है। और हिंदी इस विशाल बहुभाषी राष्ट्र यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाला ये जो हमारा देश है, इसको संपर्क भाषा के रूप में एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यानी कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सबसे बेस्ट भाषा है जो कि हर कोने में समझी जा सकती है। और इसमें क्या है देखते हैं, उदाहरण के लिए जिस प्रकार हिंदी के दो उपभाषाओं ब्रज और भोजपुरी बोलने वालों के बीच हिंदी संपर्क भाषा का काम करती है, इसी प्रकार पंजाबी और बांग्ला भाषा बोलने वाले दो व्यक्ति भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पंजाबी और बांग्ला बोलने वाले दो अलग अलग लोग हैं, अगर उनको आपस में संपर्क करना है तो अगर हिंदी बोलेंगे तो सामने वाले को समझ आ जाएगा। कोई राज्य एक भाषी है तो कोई द्विभाषी है तो कोई त्रिभाषी, लेकिन हिंदी ही व्यापक रूप से इनके बीच संपर्क का माध्यम बनी हुई है। ठीक है, कि किसी राज्य की अपनी दो तीन राजभाषाएं भी हैं, दो राजभाषाएं भी हैं, ठीक है, कोई एक राजभाषा भी वाला भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी ही है। देश के अन्य भागों से भ्रमण करने वाले व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में अंग्रेजी या हिंदी से काम चलाते हैं। देखो, अगर कोई पंजाबी नहीं समझता, कहीं पे कोई मराठी नहीं समझता, तो वो इंग्लिश या हिंदी का इस्तेमाल करके अपनी बात को समझा सकता है। इस प्रकार व्यावहारिक रूप में हिंदी ही देश के लोगों के बीच संपर्क भाषा का काम करती है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस भाषा को बोलते हैं। संचार क्रांति के वर्तमान दौर में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का दायरा बहुत व्यापक हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब हिंदी अब बोली जाती है। और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही मतलब हिंदी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसका इस्तेमाल भी करते हैं बातचीत करने के लिए और अपने विचारों को दूसरों तक बताने के लिए। और इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।